हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम आप लोगों को क्लास 12th का मैथ यूपी बोर्ड का पढ़ाएंगे, अध्याय 3 पढ़ाएंगे। ठीक है। आज हम आपको आप भी मैट्रिक्स क्या होती है यानी मैट्रिसेस क्या होते हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहले ये देखिए आप व्यू का चिन्ह कैसा होता है। आप व्यू का चिन्ह एक खड़ी लाइन दो खींचकर हल्का चारों तरफ से मोड़ दीजिए। तो ऐसा चिन्ह यानी बड़ा ब्रैकेट को क्या कहेंगे? आप व्यू का चिन्ह कहेंगे। ठीक है। यदि बड़े ब्रैकेट में ऐसे अगर लाइन हो क्षैतिज रेखा के रूप में तो इसे पंक्ति यानी रो यानी आर से शो करेंगे। और यदि इस बड़े ब्रैकेट में आप में अगर खड़ी लाइन रहेगी तो इसे स्तंभ कहेंगे, कॉलन यानी सी से शो करेंगे। ठीक है। तो याद रखिएगा, पहले आर आता है यानी पंक्ति की बात करेंगे, फिर बाद में स्तंभ यानी सी की बात करेंगे। पहले रो की बात करेंगे, बाद में कॉलम की बात करेंगे। और जो ये क्षैतिज रेखा है, ऐसी रेखा को हम क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। और ऐसी रेखा को हम क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर रेखा यानी वर्टिकल लाइन कहेंगे। ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम आव्यूह के बारे में बात करेंगे। आव्यूह में संख्या रहेगा या अवयव को या तत्व को, एलिमेंट्स को। ठीक है। एक निकाय आपको दिया रहेगा आव्यूह में। ठीक है। वो आयताकार सारणी रहेगा। ऐसा सारणी क्या कहलाएगा? आयताकार व्यवस्था कहलाएगा सारणी की। ठीक है। तो याद रखिएगा, अब यहाँ पर क्या कोई भी आव्यूह रहेगा और यहाँ पर कितने एलिमेंट रहेंगे? देखिए, ये अवयव रहेंगे, तत्व रहेंगे, इसे अवयव या तत्व कहते हैं। तो कैसे इनको हम पहचानेंगे? ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये क्या है? इनका कोटि है। ये आव्यूह की क्या होती है? कोटि होती है। कोटि को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर। तो यम क्रॉस एन है। ठीक है। रियल में तो यही दिखाया जाएगा, यम क्रॉस एन। लेकिन यम का मतलब आर होता है, आर का मतलब रो होता है, रो मीन्स पंक्ति होता है। और एन का मतलब सी, सी का मतलब कॉलम, कॉलम माने स्तंभ होता है। और आई का मतलब आई पंक्ति, जे में स्तंभ होता है। ठीक है। तो यम मीन्स पंक्ति यानी रो कहेंगे, आर अवयन मीन्स स्तंभ यानी सी कॉलम कहेंगे, आयु को पंक्ति कहेंगे, जे के स्तंभ कहेंगे। ठीक है। इस तरह से देखिए, अब अगर हम यहाँ की बात करें, अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पे अवयव ए है, यहाँ भी 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 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी। लेकिन सबसे पहले पंक्ति लिखा जाता है। तो ये बताइए, पहली पंक्ति है तो पहला लिखेंगे, पहला स्तंभ है तो पहला लिखेंगे। ऐसे ना आगे जाइए। तो ये पहली पंक्ति है और ये स्तंभ कौन है? बताइए, दूसरा स्तंभ है। कौन है? दूसरा स्तंभ है। ठीक है। इसी तरह से क्या है? पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। ऐसे देखिए, कौन है? दूसरी पंक्ति है, पहला दूसरा पंक्ति हो गया, अब पहला स्तंभ है। ठीक है। इसी तरह से क्या है? दूसरी पंक्ति है और ये दूसरा स्तंभ है। इसी तरह से क्या है? दूसरी पंक्ति है और पहली दूसरी तीसरी स्तंभ है। ठीक है। इसी तरह से देखिए, तीसरी पंक्ति है, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, और कौन सा स्तंभ है? पहला स्तंभ है। इसे कहेंगे ये 3-1 कहेंगे। इसी तरह से तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। इसलिए हमारा ये मैट्रिक्स जो है 3x3 कोटि का है। ठीक है। इस तरह से हमारी मैट्रिक्स है। तो आगे नोट करें तो मैं बताऊं। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। ठीक है। तो अगर मैं इस तरह से आप भी बना दें, देखिए यहाँ पर आप भी, यहाँ पर क्या दे? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अगर हम इस तरह से कर देते हैं तो फर्स्ट अवयव यदि लेते हैं A11, तो यहाँ पे बताइए आई की वैल्यू 1 होगी और जे की वैल्यू भी 1। ऐसे मान लीजिए A22 ले लिए, तो बताइए आई की वैल्यू क्या होगी? 2 और जे की वैल्यू क्या होगी? 2। ये आयुवी पंक्ति होगी। क्या होगी? आयुवी पंक्ति होगी। पहले पंक्ति की बात कर रहा है, फिर बाद में जे वही स्तंभ होगा। क्या होगा? स्तंभ होगा। इस तरह से हमको क्या, यदि मान लीजिए हम ले लेते हैं A32, A32 में आई की वैल्यू 3 हो जाएगा और जे की वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। यानी तीसरा पंक्ति क्या है? तीसरी पंक्ति है और दूसरा क्या है? स्तंभ है। इस तरह से हम क्या, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ की बात करेंगे। तो आप भी कोई इस तरह से आएंगे क्वेश्चन तो कैसे करेंगे? आगे बता रहे हैं, नोट करिए। आइए आगे देखते हैं। आव्यूह का क्रम कहिए या कोटि कहिए या ऑर्डर कहिए। ठीक है। आव्यूह का क्रम कहिए या कोटि कहिए या ऑर्डर कहिए। ठीक है। आइए देखते हैं क्या होता है आव्यूह का क्रम, कोटि, ऑर्डर। देखिए, यम पंक्ति होती है जो रो होता है, यन स्तंभ होता है जो कॉलम होता है। तो इसी को हम यम आव्यूह का क्रम या कोटि कहेंगे, जिसे यम क्रॉस एन कहेंगे। तो पहले पंक्ति लिखा जाता, बाद में कोटि अरे स्तंभ लिखा जाता है। ठीक है। तो किसी भी आव्यूह का क्रम या कोटि जब लिखेंगे तो यम क्रॉस एन। यम क्रॉस एन का मतलब हुआ कि पहले पंक्ति रहते हैं और बाद में स्तंभ रहता है।
ये हमेशा ध्यान आपको देना है कि पहले पंक्ति बाद में स्तंभ रहेगा किसी भी आव्यूह का कोटि या क्रम निकालने के लिए, ध्यान रखिएगा। तो यम पंक्ति यम स्तंभ होते हैं, ठीक है। आइए देखिए आव्यूह का व्यापक रूप क्या होता है। मान लेते हैं ए बराबर बड़े ब्रैकेट में आव्यूह में क्या होगा ए आई जे, और इसका ऑर्डर क्या होगा कोटि यम क्रॉस एन होगा। तो यम क्रॉस एन क्या है कोटि या क्रम है, ऑर्डर है, ठीक है। ए क्या है अवयव है, आई जे क्या है आयु पंक्ति है, जेवा स्तंभ है, और ए क्या है आव्यूह है, ठीक है। तो कोई भी आव्यूह का व्यापक रूप ये होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं ए बराबर क्या है, आव्यूह में ए आई जे एम क्रॉस एन रहेगा, तो इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं। ए बराबर वही है, ए आई जे को ओपन करिए तो A11 A12 A13 पहली पंक्ति, A21 A22 A23 दूसरी पंक्ति, A31 A32 A33 ये तीसरी पंक्ति हुआ। तो ऐसे चलेंगे तो पंक्ति होगा और ऐसे चलेंगे तो स्तंभ होगा, ठीक है। ये एकक क्या है, सभी अवयव तो आव्यूह के अवयव हैं। अवयव कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल अवयवों की संख्या कितनी है, अगर मैं कुल अवयव की संख्या पूछे, कुल अवयव की संख्या की बात करें तो कुल अवयव की संख्या 9 होते हैं, ठीक है। 9 इसे ए से शो करें। पंक्ति की संख्या कितनी है 1 2 3 पंक्ति है। स्तंभ की संख्या कितनी है 3 है, 1 2 3 है, ठीक है। आव्यूह की क्रम या कोटि क्या है 3 क्रॉस 3 यानी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का है, ठीक है। आइए नोट करते हैं, आगे देखते हैं। आइए देखते हैं, देखिए आव्यूह का क्रम सदैव हम पहले क्या पंक्ति की संख्या लिखा जाता है। किसी भी आव्यूह में सदैव पहले पंक्ति की संख्या लिखी जाती है और बाद में स्तंभों की संख्या लिखी जाती है, ठीक है। तो पहले पंक्ति की संख्या और बाद में स्तंभ की संख्या लिखी जाती है। सुनिए, यदि किसी आव्यूह में पंक्ति की संख्या यम हो और किसी भी मतलब उसी आव्यूह में स्तंभ की संख्या अगर यन है, ठीक है, स्तंभ की संख्या क्या है यन है, तब हम पूछेंगे कि आव्यूह में अवयव की संख्या कितनी है, तो बस दोनों का गुणा करा दीजिएगा, यानी दोनों कोटि का यानी स्तंभ पंक्ति का और स्तंभ का गुणा करा देंगे तो हमको पता हो जाएगा आव्यूह में अवयवों की संख्या, यानी कुल अवयव की संख्या हमको पता हो जाएगी कुल कितने अवयव हैं, ठीक है। नोट करिए। आइए दोस्तों आगे देखते हैं आव्यूहों के प्रकार क्या होते हैं। आव्यूह देखिए निम्न प्रकार के, पहला देखिए पंक्ति आव्यूह होता है जिसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स, दूसरा होता है स्तंभ आव्यूह जिसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स, तीसरा हमारा शून्य आव्यूह है जिसको कहते हैं जीरो या नल मैट्रिक्स कहते हैं, और चौथा मेरा वर्ग आव्यूह है जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, पांचवा विकर्ण आव्यूह जिसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, और छठवां हमारा अदिश आव्यूह जिसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, सातवां इकाई कहिए चाहे तत्समक आव्यूह कहिए जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। नोट करें इसको भी। आइए दोस्तों पहला हम आपको देखेंगे पंक्ति आव्यूह क्या होता है। पंक्ति आव्यूह में क्या होता है कि यदि आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो, जैसा कि ये दिखाया गया है, ठीक है। तो कह रहा है यदि आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो तो उसे क्या करेंगे पंक्ति आव्यूह कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए मान लीजिए कोई आव्यूह है 2 का मतलब 2 3 1, ठीक है। तो ये क्या है एक पंक्ति के रूप में, इसलिए क्या है पंक्ति आव्यूह है। पंक्ति की संख्या 1 है, देखिए एक ही पंक्ति है। स्तंभों की संख्या कितनी है 3, देखो एक स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ, तो 3 हुआ। अवयव की संख्या कितनी है 1 2 3 है, 3 अवयव हुआ। क्रम या कोटि क्या होती है, क्रम या कोटि में कितने क्रम है, कितनी पंक्ति है, पहले पंक्ति लिखी जाती है, एक पंक्ति गुणे कितनी स्तंभ है 3 स्तंभ, 3 हो गया, ठीक है। अगर अवयव की संख्या गुणा कराए तो 3 क्या 3 आएगा, ठीक है। नोट करिए इसको। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अब देखिए स्तंभ आव्यूह क्या होता है। यदि आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो, कोई भी आव्यूह में जैसे देखिए एक स्तंभ है तो इसे उसे क्या कहेंगे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसा अगर इसका हमें ऑर्डर पता करना है तो कितनी पंक्ति है, देखिए एक पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, इसे 3 लिखेंगे। और स्तंभ कितने बताइए एक स्तंभ, इसलिए हमारा 3 क्रॉस 1 कोटि का क्या है एक आव्यूह है। पंक्ति की संख्या कितनी है, मैंने कहा पंक्ति कितने 1 2 3 पंक्ति है, ठीक है। स्तंभ की संख्या कितनी 1 है, स्तंभ की संख्या 1। अवयव की संख्या कितनी हो गई 3 हो गई, ठीक है। और क्रम या कोटि की कितना क्रम या कोटि होगा 3 क्रॉस 1 का होगा, ठीक है। नोट करो। आइए दोस्तों आगे देखते हैं शून्य आव्यूह क्या होता है। कह रहा है यदि कोई किसी भी आव्यूह का यदि आव्यूह का प्रत्येक अवयव क्या हो शून्य हो, यदि आव्यूह का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो शून्य आव्यूह कहते हैं। इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, यानी शून्य से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर हम कह दे ओ 1 क्रॉस 1 है, इसका मतलब शून्य आव्यूह है, इसका मतलब एक अवयव होना चाहिए जिसमें क्या ऐसा अगर हम बना दिए एक अवयव देखा करके तो एक पंक्ति हो गया और एक स्तंभ हो गया, यानी 1 क्रॉस 1 का हो गया, ठीक है। अगर वो यानी शून्य 2 का 2 क्रॉस 2 का है तो इसका मतलब क्या है 2 पंक्ति है 1 2 और 2 स्तंभ है, ठीक है। 0 0 0 0 होता है, यानी 2 क्रॉस 2 इसका कोटि है, ठीक है। अगर हम करें वो 3 क्रॉस 3 का तो यहाँ पर कितने 3 पंक्ति हो गए 1 2 3
वन टू थ्री स्तंभ हो गया, यानी 3 × 3 कोटि का क्या हो गया, हमारा शून्य अवयव हो गया। ठीक है, नोट करिए। आइए दोस्तों आगे देखते हैं वर्ग अवयव क्या है। देखिए वर्ग अवयव क्या है। देखिए सबसे पहले यदि कह रहा है यदि अवयव में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो, यानी किसी भी वर्ग अवयव में यदि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर हो जाए तो ऐसे अवयव को हम वर्ग अवयव कहते हैं। ठीक है, यानी पंक्ति की संख्या बराबर स्तंभ की संख्या, यानी m बराबर n हो जाए। देखिए इसमें पंक्ति कितने हैं, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति। स्तंभ कितने हैं, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ। यानी पंक्ति की संख्या 3 है तो स्तंभ की संख्या भी 3 है, तो कुल अवयव तो 9 होंगे। लेकिन पंक्ति और स्तंभ की संख्या जब बराबर हो जाए, यानी इसका कोटि दोनों बराबर हो जाए, m का मान भी n का मान भी, तो समझे ऐसे अवयव वर्ग अवयव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वर्ग अवयव कहलाते हैं। तो आप इसे ध्यान से समझिए, इसका नोट करिए। आइए दोस्तों विकर्ण अवयव क्या होता है बताने जा रहा हूँ। विकर्ण अवयव के बारे में देखिए। कह रहा है यदि किसी वर्ग अवयव में कोई भी वर्ग अवयव किसे कहते हैं बताइए, जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर हो उसे क्या कहेंगे, वर्ग अवयव। यानी जितनी पंक्ति हो उतना ही स्तंभ हो तो ऐसे अवयव को वर्ग अवयव कहते हैं। ठीक है, तो देखिए एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, और एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 3 × 3 का ही मतलब वर्ग अवयव हो सकते हैं, हमारा 2 × 2 का भी हो सकता है, यानी 2, 3, 4, 5, ये भी मेरा वर्ग अवयव है। क्यों, क्योंकि इसमें जितनी पंक्ति है उतना ही स्तंभ है, उतना ही क्या है, स्तंभ है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो गई तो वो ऐसे अवयव वर्ग अवयव कहलाएंगे। लेकिन हमको तो विकर्ण अवयव बताना है। ठीक है, तो आइए देखिए यदि किसी वर्ग अवयव में वर्ग अवयव होना अनिवार्य है, अगर कोई विकर्ण अवयव दिखाना है मुख्य विकर्ण अवयव तो उसमें वर्ग अवयव होना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि विकर्ण अवयव यदि किसी वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर, यानी मुख्य विकर्ण यही वाले हैं तिरछे लाइन डायगोनल वाले, मुख्य विकर्ण को छोड़कर सब अन्य सभी अवयव शून्य हो। देखिए नीचे का भी शून्य है, ऊपर का भी शून्य है, इसलिए ऐसे अवयव को क्या कहेंगे, विकर्ण अवयव कहेंगे। ठीक है, तो ये देखिए इस डायगोनल इसे कहते हैं लीडिंग डायगोनल, मुख्य विकर्ण कहेंगे। ये 3 × 3 है, इसका मतलब वर्ग अवयव है। और ये तो वर्ग अवयव है लेकिन ये मुख्य विकर्ण नहीं है। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी वर्ग अवयव है और ये क्या है, मुख्य विकर्ण है। ये भी 3 × 3 का अवयव है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, विकर्ण अवयव होते हैं। ठीक है, नोट करिए इसको भी। आइए दोस्तों आगे देखते हैं अदिश अवयव क्या होता है। कह रहा है यदि किसी विकर्ण अवयव के, यदि किसी विकर्ण अवयव के, ठीक है, विकर्ण अवयव कह दिया तो इसका मतलब हमको वर्ग अवयव करना बहुत जरूरी है। ठीक है, यदि किसी विकर्ण अवयव के विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, बराबर हो। देखो विकर्ण के सभी क्या है, अवयव बराबर है, तथा शेष अवयव क्या है, ऊपर के अवयव देखो नीचे के अवयव सबके सब क्या है, शून्य है, तो ऐसे अवयव को क्या कहेंगे, अदिश अवयव कहते हैं। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल आपको ये दिखाया हूँ और एग्जाम्पल ये दिखाया हूँ। ठीक है, नोट करिए। आइए दोस्तों इकाई तस्मक क्या होता है, यानी इकाई तस्मक अवयव क्या होते हैं। इकाई तस्मक अवयव का सिंपल मतलब होता है कि इसके मुख्य डायगोनल पे एक एक होना चाहिए, यानी 1 1 होना चाहिए, बाकी ऊपर नीचे 0 हो जाए। ठीक है, चाहे वो 3 × 3 का हो चाहे वो 2 × 2 का हो, उसके क्या ऊपर नीचे 0 होने चाहिए, और जबकि मुख्य डायगोनल पे क्या होना चाहिए, मुख्य विकर्ण पर 1 1 होना चाहिए। तो देखिए यदि किसी विकर्ण अवयव के सभी अवयव एक हो, मैंने मुख्य विकर्ण अवयव के, विकर्ण अवयव मीन्स ए वाले, ठीक है, विकर्ण अवयव का मतलब ए वाले लाइन। ठीक है, विकर्ण अवयव के अवयव सभी क्या है, एक हो, उसे तत्समक अवयव कहते हैं। बाकी सभी शून्य हो उसे नहीं मतलब है। ठीक है, ये 3 × 3 के क्या है, ये आई 3 × 3 के क्या है, हमारे अवयव है। ठीक है, और ये क्या है, आई 2 × 2 के क्या है, अवयव है। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्य विकर्ण में देखिए क्या है, 1 1 है, तो इसलिए क्या इकाई या तत्समक अवयव है। ठीक है, 2 × 2 के। अब देखिए 3 हमको स्टार बना हुआ है, देखिए तीनों क्या कर रहा है, कर रहा प्रत्येक इकाई अवयव, देखिए इकाई अवयव है, एक विकर्ण अवयव होते हैं। क्यों, क्योंकि विकर्ण पे है तो विकर्ण अवयव होंगे, तो जितने भी इकाई अवयव होते हैं या तत्समक अवयव होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, विकर्ण अवयव होते हैं। ठीक है, इसी तरह से प्रत्येक इकाई अवयव, जितने इकाई अवयव होते हैं वो अदिश अवयव होते हैं। क्यों, अदिश का कहना होता है कि विकर्ण के सभी अवयव समान हो, विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, समान हो। और जब विकर्ण के सभी अवयव समान हो जाए, 2 2 भी हो सकते हैं, 3 3 भी हो सकते हैं, 4 4 भी हो सकते हैं, तो याद रखिएगा ये समान हो गए तो अदिश अवयव हुआ है। लेकिन अगर 1 1 हो गए तो इकाई अवयव हुआ है। ठीक है, तो इकाई अवयव तो है ये है, लेकिन इसके साथ साथ अदिश अवयव है। क्यों, क्योंकि सेम है इसलिए अदिश अवयव है। और उसी तीसरा कर रहा है, थर्ड पॉइंट कर रहा है, प्रत्येक अदिश अवयव, प्रत्येक अदिश अवयव एक विकर्ण अवयव होते हैं, विकर्ण अवयव होते हैं। ठीक है, नोट करिए इसको भी दोस्तों। आइए दोस्तों अवयवों की समानता क्या होती है उनको देखना है, अवयव की समानता क्या होती है। ठीक है, यदि मान लेते हैं दो अवयव है, ए बराबर मान लिए,
बी में ए आई जे एम क्रॉस एन। अब दूसरा मान लिए तथा दूसरा क्या है, बी बराबर क्या है, बी आई जे एम क्रॉस एन है, ठीक है। समान आव्यूह होंगे, ये दोनों समान आव्यूह कब होंगे, देखिए दोनों आव्यूहों का क्रम एक ही होना चाहिए। अगर दो आव्यूह को समान करना चाहते हैं, आव्यूहों की समानता लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले दोनों आव्यूहों का क्रम एक ही होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, दोनों आव्यूहों के संगत अवयव भी बराबर होने चाहिए। जैसा कि एक मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ पर क्या एक्स 5 2 टी, यहाँ -7 वाई जेड 5 है। आव्यूह, अब इसको हम सॉल्व करेंगे आव्यूहों की समानता समानता से संगत अवयव का, संगत अवयव अवयव से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो बताइए यहाँ यक्स है, इस यक्स का मान कितना होगा, -7, यक्स बराबर -7। यहाँ देखिए 2 है, यहाँ जेड है, तो जेड बराबर कितना होगा, 2। ऐसे यहाँ पर देखिए वाई है, यहाँ 5 है, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, 5। ऐसे देखिए यहाँ क्या है, टी है, यहाँ 5 है, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आइए इसको नोट करिए, अवयव समानता में। आइए दोस्तों देखते हैं अवयव की संक्रिया क्या है। अवयव की संक्रिया में देखिए पहला हम अवयव का योग बताएंगे, दूसरा बताएंगे अवयव का अंतर क्या होता है, तीसरा अवयव का गुणन बताएंगे, ठीक है। तो आइए देखिए पहले अवयव का योग क्या होता है। यदि कोई अवयव ए बराबर ए आई जे मान लेते हैं, माना, यदि हम मान लेते हैं ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन है तथा बी बराबर बी आई जे एम क्रॉस एन है, तो अगर ए प्लस बी करेंगे तो ए की वैल्यू पूरा रखेंगे प्लस बी की वैल्यू रखेंगे, तो ए आई जे और प्लस बी आई जे करके दोनों का ऑर्डर क्रम सेम है, तो बाहर एम क्रॉस एन कर देंगे। इस तरह से किसी भी अवयव को हम जोड़ सकते हैं, लेकिन शर्त है कि दो समान क्रम के अवयव को जोड़ा या घटाया जा सकता है। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। और यदि ऑर्डर दोनों का सेम नहीं है, ना तो जोड़ सकते हैं, ना तो घटा सकते हैं, ठीक है, ओके। आइए दोस्तों, हम अवयव के गुणधर्म कुछ देखना चाहते हैं कि अवयव योग के गुणधर्म क्या होते हैं। ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए, दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आएगा। ऐसे ए प्लस बी प्लस सी कर देंगे तो पहले ब्रैकेट को ऐड करेंगे फिर सी के साथ। इसी तरह से बी प्लस सी करेंगे तो बी प्लस सी करेंगे और प्लस ए करेंगे तो दोनों की साइड बराबर आएगी। और इस साइड को कहा जाता है लेफ्ट हैंड साइड और उस साइड वाले को क्या कहा जाता है, राइट हैंड साइड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से अगर किसी अवयव में अगर हम शून्य को जोड़ते हैं या दाएं जोड़े या बाएं जोड़े तो हमारा क्या आएगा, वही अवयव आता है। इसी तरह से एक अवयव ए रहेगा, उसका प्रतिलोम अवयव क्या रहेगा, -a रहेगा। तो ए और -a मिलकर के क्या होगा, या तो पलट करके इसका ऑर्डर चेंज करके -a प्लस ए करेंगे तो भी उसकी वैल्यू क्या आएगी, शून्य आएगी, नहीं 0 अवयव होंगे, ठीक है। तो आइए देखिए अवयव का अंतर, मान लेते हैं ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन है तथा बी बराबर बी आई जे एम क्रॉस एन है। अगर इनका अंतर की बात करें तो ए माइनस बी, ए की जगह पूरा ए रखिए, अब माइनस लगा के बी की जगह क्या रखिए, पूरा ए रखिए, ठीक है। तो ए आई जे माइनस बी आई जे एक साथ करिए, ऑर्डर सेम होने के जरिए इसको हम क्या करेंगे, एम क्रॉस एन कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ए माइनस बी अंतर हो गया। अब नेक्स्ट है ए माइनस बी को हम ए प्लस ब्रैकेट में, इस माइनस को ब्रैकेट में कर देंगे, तो ए तरीका भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। आइए लिखते हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं कि एक अवयव का एक अदिश द्वारा गुणन क्या होता है। यानी कोई एक अवयव रहेगा, एक अदिश गुणन रहेगा, उन दोनों का आपस में गुणा कैसे होता है। तो एक अवयव मान लीजिए ए बराबर अवयव में ए आई जे एम क्रॉस एन है, ठीक है। और के क्या है, एक अदिश संख्या है, जब गुणा कराएंगे तो के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। जैसे के है, ठीक है, तो के और ए की वैल्यू ए आई जे कर दीजिए बराबर, तो के को चाहे बाहर करके ए आई जे एम क्रॉस एन कर दीजिए, ठीक है। तो याद रखिएगा अदिश गुणन का गुणा करें। अब देखिए आगे अवयवों का गुणन, हम अवयव का गुणन तभी कर सकते हैं यदि ए तथा बी दो अवयव हो। तो इनका गुणनफल तभी संभव है जब ए में स्तंभों की संख्या, यानी ए और बी दो अवयव रहेंगे, जब दोनों का हम गुणनफल करना चाहेंगे तो इसमें क्या करेंगे, ए में स्तंभों की संख्या जितनी रहेगी उतना ही बी में पंक्तियों की संख्या होगी, तभी हम गुणा कर सकते हैं, प्रोडक्ट करा सकते हैं, नहीं तो नहीं करा सकते हैं, ठीक है। नोट करिए दोस्तों। आइए देखिए अवयव के गुणन का गुणधर्म क्या है। देखिए ए बी सी तीन रहेंगे, तो ए बी को पहले हम प्रोडक्ट करा लेंगे, यानी गुणा, तब सी के साथ गुणा कराएंगे, लेफ्ट हैंड साइड होगा, ठीक है। इस तरह से राइट हैंड साइड में बी सी का गुणा करा के ए के गुणा कराएंगे तो राइट हैंड साइड, यदि दोनों बराबर हो गया तो क्या है, संतुष्ट करता है, ठीक है। राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। इसी तरह से सेकंड नियम है ए बी प्लस सी है, अगर इसका इसके साथ गुणा कराएंगे तो ए बी, इसके साथ कराएंगे तो प्लस ए सी।
अगर इस साइड सी हो जाए, इस साइड क्या हो जाए, सी हो जाए, तो देखिए सी का गुणा कराएंगे, सी का गुणा कराएंगे इसके साथ तो AC प्लस इसके साथ कराएंगे तो BC। ठीक है, तो दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। तो हम इधर क्या A प्लस बी करके सी का गुणा करा देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड हुआ। ऐसे AC का गुणा BC का गुणा करा के जोड़ देंगे तो हमारा क्या राइट हैंड साइड हो गया, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ऐसे B प्लस सी करके A का गुणा करा देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हुआ। ऐसे AB का गुणा करा के AC का गुणा करा के दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों क्या राइट हैंड साइड, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे देखिए आई की वैल्यू क्या होती है, आई एक तरह से 1 की तरह काम करता है। ठीक है, तो आई में ए का गुणा कराओ या ए में आई का गुणा कराओ, वैल्यू क्या मिलेगा, आई ए ही मिलेगा। क्या मिलेगा, ए ही। तो दोस्तों मैंने एक पार्ट में आप लोगों को अपव्यू का क्लास 12 का अपव्यू चैप्टर को मैंने 1 पार्ट में बताया। अब इसका सेकंड पार्ट आएगा जिसमें एक पार्ट और 2 पार्ट, माने पार्ट 1 पार्ट 2 में पूरी तरह से 1 शॉट कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद। ओके, थैंक यू।